और 27 में इनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता इनके झूठ का पर्दाफाश करने में लगा हुआ है और प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहेगी कि जो माफिया और गुंडा राज प्रदेश की जनता ने पहले झेला है वो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी झेलें। जिसको देश सेवा करनी है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार की तो सेवा कर नहीं रही है। योगी जी का तो कोई परिवार है नहीं है, मोदी जी का तो कोई परिवार है नहीं है। अगर उनका परिवार है तो पूरे प्रदेश की जनता है, मोदी जी का परिवार है पूरे देश की जनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से हम आपको मथुरा से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं, वहीं आज हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के कृष्णानगर मंडल अध्यक्ष राजू चौधरी जी, जो कि पूर्व में काफ़ी परिश्रम करके आज यहाँ के मंडल अध्यक्ष बने हैं। और बात करेंगे इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की और आज जो ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं तो किस प्रकार से इनके द्वारा मंडल को सुधारने के लिए कार्य चल रहा है। जी, क्या कहेंगे? जैसा कि आज आप मंडल अध्यक्ष हैं, कहा जाता है कि भाजपा में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप किस प्रकार से प्रारंभिक शुरुआत की और किस प्रकार से आज भाजपा में हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए प्रतीक जी, आपने जैसा अभी पूछा प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो मेरा जो जन्म है वो एक बहुत छोटे से गांव हरिपुरा है हमारे गोवर्धन। जब आप जाते हैं अड़िंग मौजा है, उसका एक छोटा सा नगला है हरिपुरा, जचौंदा से जखन गाँव वाली सड़क पे। वहाँ पे हमारा एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ। हमारे पिताजी जो है किसान थे और उसके बाद हमने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो जखन गाँव में 5वीं तक हमने प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद अड़िंग हमने जाना शुरू किया और 6वीं से लेकर 12वीं तक अड़िंग हमने पढ़ाई की। उसी दौरान हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग खेती में हाथ बटाते थे और ज़रूरत पड़ने पे हम मजदूरी भी मैंने प्रारंभिक जीवन में अपनी शिक्षा के साथ साथ कई बार की है। उसके बाद 12वीं के बाद हमने KR कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान मैं स्पोर्ट्स में मेरी बहुत अच्छी रुचि थी और मैंने कई बार अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, आगरा यूनिवर्सिटी को। उस समय आगरा यूनिवर्सिटी होती थी। उसी दौरान में 1996 में मैंने स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी को ज्वाइन किया और सेना में नौकरी करते करते 16.5 साल में मैंने सेना में नौकरी की। उसी दौरान मैंने अपना B.Ed किया फ़ौज में नौकरी करते करते। और वहीं से आप जानते हैं कि फ़ौज में सबसे पहली जो कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो राष्ट्रवाद सिखाई जाती है। वही राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो एक समय था, अटल युग होता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनके हम कई बार भाषण सुनते थे टीवी पे, तो उनकी जो बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय रीति और नीतियां थी उनसे ही प्रभावित होकर मैं फ़ौज में रहते रहते ही बैलेट पेपर यहाँ से जाते थे कई बार फ़ौज में, तो उसमें ठप्पे लगाने होते थे स्टाम्प कि किसको वोट डालें फ़ौजियों के, हमारे फ़ौज में। तो हम लोग बैठ के सबको इकट्ठा करके सबको कमल के फूल पे उस समय से ही हम मोहर लगा के भेजते थे। और मुझे याद है कि एक हमारा सबसे पहले अगर हमारे गाँव में देखें तो हमारे घर पे भाजपा का झंडा होता था, तो लोगों से कई बार ताने भी सुनने मिलते थे उस समय पे, क्योंकि हमारा जो जाति विशेष है, जाटों को राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी उस समय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मानी जाती थी। तो हम लोग शुरू से ही हमारा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। फ़ौज से आने के बाद फिर हमने अपना यहाँ व्यवसाय शुरू किया, तो हमें स्वतंत्रता थोड़ी मिली, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो एक बंधन होता है और उस बंधन से जब आप मुक्त हो गए, पेंशन आने के बाद 2014 में पेंशन आया और तुरंत आते ही हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब सदस्यता अभियान हुआ था तो युवा मोर्चा का मैं ज़िले का जो है सह संयोजक बनाया गया था सदस्यता अभियान का, जो अभी चल रहा है इसी तरह से 2019 में जो हुआ था। जैसा कि आपने बताया कि 2019 में आपको युवा मोर्चा का सह संयोजक बनाया गया। वहीं बात की जाए
एक तरफ आप आर्मी में थे, वहीं दूसरी तरफ आप भाजपा में आ गए, तो भाजपा में आने का क्या उद्देश्य था? जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवादी पार्टी रही है और इनकी जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तभी से लगातार परिश्रम कर रहा हूं। मैं 4 साल कृष्णानगर मंडल के उपाध्यक्ष के पद पर रहा और अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी ने जो है मुझे मंडल अध्यक्ष कृष्णानगर का दायित्व जो है दिया था। उसके तुरंत बाद हमने हेमाजी का लोकसभा का चुनाव कराया और शानदार जीत हासिल की। बहुत अगर उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आप देखें तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां रहीं, लेकिन फिर भी हमारे मंडल ने बहुत शानदार काम किया। और जुड़ने की बात यह है कि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है। और हमारे आज शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। तो हम भी जिस तरह से एक राम सेतु बनाने में एक गिलहरी ने अपनी भूमिका निभाई थी, वही भूमिका एक अनेकों कार्यकर्ता आज देश को विश्व गुरु बनाने में निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसमें से एक छोटा सा मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको अच्छा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी को पीछे लाएं। आप अपने काम से अच्छा कर सकते हैं। आपको आगे अगर पार्टी में बढ़ना है या अपने को प्रमोट करना है तो आप अच्छा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरी यही चीज़ मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ, यही मेरी भावना रहती है कि आप इतना अच्छा काम करिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए या पार्टी में और ज़्यादा सेवा देने के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि अभी आप सक्रियता की राजनीति कर रहे हैं और आपके आने से मंडल में जो कृष्णानगर मंडल है उसमें काफ़ी सुधार आए हैं। वहीं बात की जाए आगामी चुनावों को लेकर, जैसा कि 2027 के चुनाव हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं वह अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनका दावा है कि अब की बार 27 में भाजपा को हराया जाएगा। आपके द्वारा सक्रियता की राजनीति की जा रही है, क्या लगता है क्या वे लोग सफल हो पाएंगे? देखिए 2014 से अगर आप देखें, जब से मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था 2014 में पहली बार, तब से लेके अब तक विपक्ष हमेशा यही बात कहता आया है कि अब की बार हम ये करेंगे, अब की बार हम ये करेंगे। लेकिन उनका जो चरित्र है वो हमारे देश की जनता भली भांति जान चुकी है और प्रदेश ने और देश ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। वो कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। इस बार थोड़ा झूठ फैलाने में वो सफल हुए, लेकिन अब लोगों को समझ में चीज़ें आ रही हैं। जहाँ तक 2027 की आप बात कर रहे हैं, तो 2027 में योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, आज पूरे भारत में और मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में योगी जी की जो ख्याति है, जितने वो लोकप्रिय हैं, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। और जब उनको हार की घबराहट है तो उसमें वो उजूल फजूल बयान देते रहते हैं जनता को। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि वो भली भांति जानती है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। विश्व गुरु बनने की राह पे हम चल पड़े हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने हमारा देश जा रहा है। इस अनेक विकास के कार्य हो रहे हैं। इस सब को देखते हुए विपक्ष बौखलाया हुआ है। 27 की मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हमारी जो जीत 2022 में हुई थी, 2022 से भी बड़ी जीत 2027 में योगी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। और हम जिस तरह से हमने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, बिल्कुल उसी तरह से हम प्रदेश में भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, वहीं लोकसभा के जो रिजल्ट हैं वे सबके सामने हैं। सपा एक मजबूती से उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। वहीं सपा के जो गद्दावर नेता हैं उनके द्वारा लगातार बयानबाजी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय हालात हैं उनको सुधारने के लिए एक सपा पार्टी ऐसी है जो हालातों को सुधारेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश के हालात सुधर पाएंगे? देखिए हम लोग अपनी विचारधारा को लेके
और राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित रहना है। हमें 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करनी है, हमें अपने प्रदेशवासियों की सेवा करनी है। इस ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। बीच में अगर आप सपा की बात करें तो सपा का जो गुंडा राज हमारे प्रदेश की जनता ने देखा है, जो उन्होंने एक वर्ग विशेष पे जो अत्याचार किए हैं, उन सबको हमारी प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। और ये प्रदेश की जनता है, ये देश की जनता है। जनता जनार्दन होती है, ये उसे इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है। अब की बार जो आपने कहा लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा समाज में, गांव में, ये परिवार में, ये सब जगह होता है, कुछ लोग झूठ फैलाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो झूठ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रहता है। तो जिस तरह का इन्होंने अब की बार झूठ फैलाया कि अगर 400 सीट आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, अब ये जो है तानाशाही शासन हो जाएगा, इस तरह से कुछ लोगों को इन्होंने बहका कर इस तरह से मत प्राप्त कर लिया। लेकिन आज वही जनता इनके इस मंसूबों को समझ चुकी है और 27 में इनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता इनके झूठ का पर्दाफाश करने में लगा हुआ है और प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहेगी कि जो माफिया और गुंडा राज प्रदेश की जनता ने पहले झेला है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी झेलें। जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा झूठ बोली गई, तो वहीं इनके द्वारा लगातार अब भी यही कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। भाजपा अगर मजबूती से आती है तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी। क्या ऐसा लगता है, क्या भाजपा सच में संविधान से छेड़छाड़ करेगी या फिर इन लोगों के द्वारा जीत हासिल करने के लिए नया तरीका निकाला गया है? देखिए, 2000 जब से मोदी जी 14 से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से ये एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये संविधान को छेड़छाड़ करेंगे, ये तानाशाही शासन लागू हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। इनके अलावा इनके पास कुछ बताने के लिए अपना कुछ है ही नहीं कि इन्होंने पिछले 70 सालों से, और यहाँ पे भाई बहन और भतीजे बुआ की सरकारें यहाँ पे रही हैं, इन्होंने अपना बताने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं है, तो ये इस तरह का झूठ फैलाएंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, हम 2023 बार मोदी गवर्नमेंट बन चुकी है, आज तक किसी भी चीज़ से कहीं कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? गरीब जो सबसे लास्ट अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है, उसका उदय कैसे हो? हमारी सरकार आज आयुष्मान कार्ड बना रही है तो उन लोगों के बना रही है जिनके परिवार बड़े हैं, 6 मेंबर उसमें कम से कम होने चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से आज हमारी सरकार राशन अगर बांट रही है तो क्या वो कोई भेदभाव कर रही है? जो राशन सबसे ज़्यादा वही लोग राशन के पात्र हैं जो गरीब हैं और जो अल्पसंख्यक हैं। अगर हमारी सरकार कोई रोड बना रही है, सड़क बना रही है, तो उसमें क्या कोई भेदभाव कर रही है कि इस पे कौन किस समुदाय के लोग चलेंगे, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और हम बहुत लंबे विजन के साथ आगे जा रहे हैं। ना कि सिर्फ देश में, अगर आप देखेंगे तो मोदी जी का पूरे विश्व में हमारे देश की जो ख्याति आज है उसे आप देख सकते हैं। हमारा कितना मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते थे तो उनका कैसे सम्मान होता था, किस तरह से उनको इज्जत दी जाती थी, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर विदेश में जाते हैं तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पैर छूकर उनका स्वागत करते हैं। ये इससे बड़ा सम्मान देश के लिए क्या हो सकता है? जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा गया कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वह योजना सरकारी योजना है, वहीं एक तरफ जहां सरकार की योजना है हम दो हमारे दो, क्या उसमें परिवार के लगभग 6 सदस्य होते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी सरकार का जो ध्येय है, देखिए जिस तरह से घर में एक समस्याएं होती हैं, हमारे घर में अगर कोई समस्या है तो हम उसे प्रायोरिटी वाइज रखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके घर में 6 सदस्य नहीं हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ 4 ही सदस्य हैं, तो क्या उनके कार्ड नहीं बन पा रहे? तो क्या वह भारत के नागरिक नहीं है या फिर वह सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते? मैं वही आपको चीज़ें मैं क्लियर कर रहा था। जैसे एक परिवार की समस्याएं होती हैं या परिवार के काम होते हैं, उसे हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। सपोज जैसे इस वर्ष हमें कि बेटी की शादी करनी है, फिर अगले वर्ष हमें मकान बनाना है, हर चीज़ का एक बजट होता है। उसके बाद हमें बेटे को हायर एजुकेशन के लिए फ़ीस भरनी है। इसी तरह से जो सरकार की योजनाएँ होती हैं, सरकार भी उसे कैटेगराइज करती है। परिवार जो उनकी सबसे पहले हम इन लोगों को दे रहे हैं जिनके 6 सदस्य हैं। मैं कहता हूं कि आयुष्मान कार्ड भारत के हर परिवार का बनेगा, चाहे उसमें 2 व्यक्ति हों, चाहे 4 हों, चाहे 3 हों।
सिर्फ हमने समय सीमा रखी है, पहले हम उन लोगों को दे रहे हैं, अगली बार जब वो लोग कवर हो जाएंगे फिर हम 4 मेंबर पे आएंगे। ये सरकार की नीतियाँ रहती हैं कि जितना बजट है, जो फंड है, उसको हम कैटेगराइज करें कि सबसे पहले हमें वो कहाँ देना चाहिए। उसके बाद जैसा आपने कहा कि लाभ उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ 100% परिवारों को मिलेगा। ऐसा कोई भी, मोदी जी का ये विजन है कि ऐसा कोई भी परिवार भारत में ना रहे, देश में ना रहे, जिसका आयुष्मान कार्ड ना बने और जिसके ऊपर छत ना हो। आवास को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार हर व्यक्ति का अपना खुद का निजी घर हो, इसके लिए प्रयासरत है और एक बहुत बड़ी अभी बजट भी हमारी सरकार ने इसके लिए दिया है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव आए हैं, उसके बाद में प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि लगातार जो घटनाएं हैं वह हो रही हैं और लगातार रेप की जो वारदातें हैं वह हो रही हैं, गुंडा राज बढ़ रहा है और लगातार जो एनकाउंटर्स हैं वह पुलिस कर रही है। तो इन पर कब तक लगाम लग पाएगी? जिस प्रकार से पूर्व में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सरकार कार्य कर रही थी और इन जो क्राइम है उस पर लगभग लगाम लग चुकी थी, एक बार फिर ये क्राइम प्रारंभ हो गया है, तो इस पर किस प्रकार से लगाम लगेगी अब? देखिए, प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी राज कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेके हैं, क्योंकि इससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं, सपा की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंडा राज, माफिया राज रहा है, लोगों पे बहुत अत्याचार हुए हैं, चेन स्नैचिंग आप देखते हैं होती रहती थी। और मैंने, अब मुझे नहीं याद कि मैंने कई सालों से कि चैन खींचने की कोई वारदात हमारे अगर शहर की बात करें तो प्रतीक जी आप भी देख सकते हैं, मैंने नहीं सुना कई सालों से कि कोई अगर कि किसी की चैन अगर कोई खींच के भागा हो। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अराजक तत्व, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, थोड़े से किसी को थोड़ा, जिसने नहीं देखे 9 उसको मिल जाए 100। इन्होंने थोड़ा सा इनकी सीट क्या आ गई, इन्होंने अब प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी अराजक तत्व हैं, जहाँ भी जो भी घटना होगा, उसको हमारी प्रदेश की सरकार, पूरी योगी सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी और दोषियों को या तो ऊपर जाना पड़ेगा या तो फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि दोषियों को या तो ऊपर भेजेंगे या जेल भेजेंगे, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस समय जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वह फर्जी हो रहे हैं और जो अपराधी हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, वह कहीं ना कहीं बचे जाते हैं। वहीं पुलिस की मिली भगत भी इसमें दिखाई देती है। लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप कुछ भी आप लगा सकते हैं, सबको, ये हमारा लोकतंत्र है, बोलने के पे सबको आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है कोई। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, अगर जो दोषी हैं उनको इतनी, दोषियों से इतना प्रेम क्यों है? जो बलात्कारी हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, अगर वो पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले क्या उनको हार पहनाएंगे या माला पहनाएंगे? अगर पुलिस अपने बचाव में गोली नहीं चलाएगी तो वो पुलिस को गोली चला देंगे। इनके टाइम पे तो पुलिस वाले मारे जाते थे, आज दोषी मारे जा रहे हैं। तो इनको दर्द क्यों हो रहा है ये बताइए? इनके क्या रिश्तेदार हैं वो, या इनके क्या भाई हैं, क्या हैं जो इनको दोषियों के मरने पे दर्द होता है? ये इतने लंबे लंबे आंसू बहाते हैं, घड़ियाले आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं दोषियों पे। अगर दोषी कोई भी होगा और अगर वो पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिस अपने बचाव में उस पर फायर करेगी, उसमें उसकी वो इंजर्ड हो या उसकी मृत्यु हो। पुलिस कभी भी ये देख के फायर नहीं करेगी कि ये मरेगा या बचेगा। अपने बचाव की अपनी रक्षा का अधिकार सबको है, पुलिस भी वही कार्रवाई कर रही है। वहीं बात की जाए 2027 की, तो 2027 में आप किस प्रकार से मजबूती पकड़ रहे हैं? लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जा रही है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से मजबूती और आप लोग ला पाएंगे? देखिए, हमारा अभी फ़िलहाल सदस्यता अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे जो पहले जितने भी सदस्य थे वो सब शून्य हमने करके नए सिरे से हम सदस्य बना रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे, अगर मैं मंडल स्तर और महानगर स्तर की बात करूं तो महानगर अध्यक्ष जी बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही रात दिन मेहनत करके पूरी टीम हमारी महानगर की उसके निर्देशन लगी हुई है और उसके निर्देशन में हमारा मंडल भी काम कर रहा है। अगर मैं मंडल की बात करूं तो हम रोज़ाना 106 बूथों पे में से करीब 50 बूथों पे रोज़ाना हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमारे जो लक्ष्य है वो 10 करोड़ का लक्ष्य इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी
सदस्यता अभियान करेगी, उसके बाद संगठन को और मजबूत करेगी, संगठन में कुछ बदलाव होंगे। उसके बाद 2027 के चुनाव में बहुत मजबूती से बूथ से लेकर और राष्ट्र तक हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। और प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी से लेके और हमारे बूथ तक हमारा संगठन बहुत मजबूत होने जा रहा है। 2027 में कोई भी आसपास आपको दिखाई नहीं देगा। जो भी हमारी विपक्षी पार्टी हैं वो एक तरफ रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रहेगी। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भाजपा सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो अब आपका नया अभियान प्रारंभ हुआ है और इसके द्वारा आप लोग सदस्यों को जोड़ने जो सदस्यता अभियान है इससे सदस्य बना रहे हैं, तो क्या लगता है क्या सभी सदस्य भाजपा में होंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान का जो हमारा टोल फ्री नंबर है 8800002024, इस पर मिस कॉल करके आप सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। जितने लोग हमारे सदस्य बनेंगे वो सभी हमारे कार्यकर्ता होंगे। जिस प्रकार से विपक्षी भी कहीं ना कहीं भाजपा में इस समय शामिल हो रहे हैं, तो क्या वह भी शामिल हो जाएंगे? देखिए, जो भी किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी अभी तक कोई किसी पार्टी में था और उसे लगता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी में आके उसकी राष्ट्र भावना उसकी जागृत हो रही है और उसका पिछला सब बैकग्राउंड बढ़िया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में आएँ और देश की सेवा में लग जाएं। जिस प्रकार से जो विपक्षी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाजपा में वह लोग शामिल हो रहे हैं जिनको ईडी और सीबीआई से बचना है, और कहीं ना कहीं भाजपा में वही लोग शामिल हो रहे हैं और इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिससे बैकग्राउंड के जितने भी कृत्य होते हैं वह सारे धुल जाते हैं और भाजपा में आने के बाद वह सभी नेक और पाक हो जाते हैं। क्या कहेंगे? ये जुमला काफ़ी दिन से विपक्ष का चल रहा है प्रतीक जी। एक्चुअली विपक्ष परेशान है, हताशा है विपक्ष में, क्योंकि जब आपके परिवार का कोई सदस्य आपके परिवार की नीतियों से रीतियों से परेशान होकर और कोई दूसरे परिवार में जाता है तो उसके परिवार के मुखिया को और परिवार वालों को बड़ा कष्ट होता है। अब इनके जो लोग हैं उन्होंने उन पे अत्याचार इतने बढ़ा दिए हैं, उनसे वो ठगी कराते हैं, उनसे वो डकैती डलवाते हैं, उनसे वो प्लॉटों पे कब्जा कराते हैं, वो सब बंद हो गया है। तो जब वो परेशान होकर उनके अत्याचारों से परेशान होकर भाजपा में शामिल होना लोग चाह रहे हैं और भाजपा के साथ लग के उन्हें पता चल चुका है कि अब इनका समय समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रवादी रीति नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। जनता की सेवा करने का भाव सब में आता है। कहते हैं कि जब कितना भी खराब इंसान हो, जब वो मंदिर में जाता है तो उसके 5 मिनट के लिए वो भगवान से जुड़ जाता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो कार्य करते हुए देखते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उसी से वो परेशान होकर इस तरह के बयान देते हैं। जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा जा रहा है कि लोग मंदिर जाते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वहीं भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या उनका हृदय परिवर्तन ही हो रहा है या फिर जो उनका बैकग्राउंड है वह भी परिवर्तन हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जब आदमी, वही मैंने कहा कि जब आदमी जैसे संगत में रहेगा, जैसी उसकी बुद्धि होगी, जैसा वो खाएगा, जैसा वो सोचेगा, जैसे लोगों के साथ रहेगा, जैसा वो सुनेगा, तो जब वो एक बुरे माहौल से निकल के अच्छे माहौल में अगर कोई आना चाह रहा है और वो काम करना चाहता है तो राष्ट्र सबका है, देश सबका है। देश सेवा में कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा ये निर्णय लेने वाले हम नहीं हैं। जिसको देश सेवा करनी है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार की तो सेवा कर नहीं रही है। योगी जी का तो कोई परिवार है नहीं है, मोदी जी का तो कोई परिवार है नहीं है। अगर उनका परिवार है तो पूरे प्रदेश की जनता है, मोदी जी का परिवार है पूरे देश की जनता है। अगर उनके साथ लग के हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र सेवा और प्रदेश सेवा में लगे हैं, ऐसे वो भी लगे, उनका भी स्वागत है। जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की सेवा करते हैं, तो क्या जो फौजी हैं, जो आर्मी के लोग हैं, क्या ये देश की सेवा नहीं करते? देखिए, देश सेवा करने का सिर्फ एक माध्यम नहीं है। राजनीति के द्वारा ही आप देश सेवा नहीं कर सकते। देश सेवा करने के बहुत माध्यम हैं। जो जवान देश की सीमा पर खड़ा है वो को तो किसी पार्टी का नहीं है, वो भारत का बेटा है और उससे बड़ी देश सेवा मैं नहीं, क्योंकि मैं खुद सेना में रहा हूँ। एक परिवार को छोड़ के दूर रहना और फिर अपने प्राणों के, हमारे कितने सैनिक हैं जो हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। कारगिल वॉर भी हमारे, जब मैं 96 में मैंने ज्वाइन किया और 99 में कारगिल वॉर हुआ, हमने वो सब देखा है। उस तरह
ज़रूरी नहीं कि पार्टी में रह के ही देश सेवा की जाए। जो फौजी हैं उनसे बड़ा तो कोई देश सेवा कर नहीं सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ हैं, एक किसान भी देश सेवा करता है, वो अन्न उगाता है, वो मौसम की मार झेलता है, वो कड़ाके की सर्दी में बम्बे और नहर में घुस के कुलाबा खोलता है, पानी चलाता है। ये सब देश सेवा का हिस्सा है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अच्छे से बिजनेस कर रहा है, वो भी एक देश सेवा कर रहा है। देश सेवा का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। आप जो भी कार्य करें राष्ट्र प्रेम की भावना से करें और उसमें बिल्कुल पारदर्शिता हो, वही देश सेवा है। तो फौजियों की देश सेवा की तुलना तो हम किसी भी देश सेवा से कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हम जैसा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जनता की सेवा के लिए समर्पित है, उसी तरह से एक एक कार्यकर्ता उसी भावना से कार्य करता है। अब आप विपक्ष की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हमारे सपा की बात करेंगे तो मुलायम सिंह जी, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह जी रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आपने वो देखा हो, चाचा भतीजे का जो प्रकरण आपने सारा देखा हो, तो इस तरह से जो नंगा नाच ये लोग जनता के सामने करते हैं, जनता इनके मंसूबों से वाकिफ़ है। चाचा अपनी जगह अपनी कुर्सी हथियाना चाहते थे, भतीजा अपनी हथियाना चाहते थे। ये एक दूसरे की कुर्सी को लेके ऐसे ऐसे खींच के जो जनता के बीच में ये नाटक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे राष्ट्र सेवा मानेंगे? मैं नहीं मानता कि ये राष्ट्र सेवा, ये सिर्फ परिवार सेवा है और परिवार सेवा में ये लोग लगे हुए हैं। चाहे आप मायावती जी को ले लीजिए, चाहे उन्होंने अपने भतीजे को अभी वो बागडोर सौंप दी थी, उसके बाद चाहे आप मुलायम सिंह जी को ले, उन्होंने अखिलेश जी के लिए उन्होंने बागडोर सौंप दी है। आप जितने भी लोग देखेंगे, चाहे कांग्रेस की आपको मालूम है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री लॉन्चिंग बनाने के लिए पिछले 15 साल से लगे हुए हैं। ये सब अपने अपने दुकानों को चलाने में लगे हैं। अगर कोई सेवा के भाव से कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से आज हर एक भारतीय जुड़ना चाहता है। सब सक्रिय ये जो सदस्यता अभियान है, इसमें आप देखेंगे हम जहाँ भी कैंप लगाते हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग खुद ही अपने मोबाइल ले लेके और सदस्य जुड़ने के लिए आ जाते हैं। इनकी तुलना हमारी पार्टी से करना अपने आप में एक बेईमानी है। हमारी पार्टी देश के और प्रदेश के लिए काम करती है, ये परिवार के लिए काम करती है। अभी सोशल मीडिया के जरिए से एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया था जिसमें लोगों के द्वारा एक मजाक के तौर पर कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बच के रहें, ये आपका मोबाइल लेके गलती से मिस कॉल मार देते हैं और उससे सदस्यता अभियान से सदस्य जोड़ लेते हैं। क्या ये सत्य है? देखिए, मैंने पहले भी कहा लोकतंत्र है, इसे सोशल मीडिया पे सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी कर सकता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो गांव में एक कहावत है कि वो औरों की चारपाइयों की पाँत तोड़ता है। वो जाएगा कभी किसी के घर बैठेगा, किसी के घर बैठेगा। लेकिन जो बिजी पर्सन होता है, जो अपने काम से काम रखता है, जो अपने परिवार को और भरण पोषण के लिए अपनी ईमानदारी से काम करता है, उसके पास समय नहीं होता फालतू की बातें करने का। तो आज विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, तो विपक्ष कहते हैं ना कि कोई अगर सब हम कहेंगे लोग भी तो कुछ कहेंगे। तो विपक्ष का काम है ये फालतू की बातें करना, उनको वो अपनी फालतू की बातें करते रहें, हम अपने राष्ट्र प्रेम की भावना से अपनी पार्टी को मजबूत करते रहें। वहीं बात की जाए आपके मंडल की, तो किस प्रकार से सक्रियता चल रही है और किस प्रकार से यह सदस्यता अभियान का कार्य चल रहा है? हमारा मेरे जीवन का एक हमेशा से एक मोटिव रहता है कि मैं जो भी काम करूं वो नंबर 1 पे करूं। मैं व्हेन आई वॉज एथलीट, जब मैं स्पोर्ट्स में था तो मैं हमेशा फर्स्ट आता था, सेकंड कभी नहीं आया। मेरे अगर सर्टिफिकेट आप देखेंगे। और उसके बाद मैं फ़ौज में रहा तो फ़ौज में भी मैंने हमेशा उत्कृष्ट काम किया, हमेशा 1 नंबर पे रह के काम किया। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया, तो जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ, हमारा कृष्णानगर मंडल सारे अभियानों में, अगर हमारा आप सरल ऐप खोल के देखेंगे अभी भी, तो हमारा जो है कृष्णानगर मंडल सारे अभियानों में नंबर 1 पे हमेशा से रहा है। और मेरी पूरी टीम के भ्याप पे और हमारे महानगर अध्यक्ष जी जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, जिस तरह से हमें वो संगठन की गूढ़ता सिखाते हैं, उस सब को देखते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सदस्यता अभियान में भी हमारा कृष्णानगर मंडल नंबर 1 रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि मंडल के एक एक कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं, एक एक कार्यकर्ता का मैं सम्मान करता हूं। एक एक कार्यकर्ता इस हमारा साथ चल के, साथ मिल के इस सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम फिर से उसी तरह का प्रदर्शन करेंगे जैसा पहले करते आए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में राजू चौधरी जी, जो कि भाजपा के
कृष्णा नगर मंडल अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा अपने जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत करके आर्मी के बाद में भाजपा की नीतियों से जुड़कर भाजपा को ज्वाइन की और आज ये मंडल अध्यक्ष हैं, तो उसी प्रकार से यह कड़े परिश्रम के साथ में मेहनत कर रहे हैं और इस समय जो भाजपा का सदस्यता अभियान है उसको सफल बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ने में ये लगे हुए हैं। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में सभी जगह फर्स्ट आने की कोशिश की, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब की बार मंडलों में भी हम सबसे आगे और अब की बार जो सदस्यता अभियान है उसमें भी हम नंबर 1 पर ही आएंगे। आपने सुना कि किस प्रकार से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया और किस प्रकार से इन्होंने सारी बातों को अपने ढंग से जवाब देते हुए कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।